हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। द रीजन इज कि जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, उनका नाम है मिस्टर वीरेंद्र वर्मा, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्रिमिनल लॉ। एंड देखिए, वो एक क्रिमिनल लॉयर है। काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम उनसे हमेशा सवाल करते हैं रिलेटेड टू दी जो बेस है ना हमारे कानून का। वो सारे सवाल हम कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट में उनसे पूछें। और जो हमने पहले भी पॉडकास्ट करे हैं, आप लोगों का प्यार बहुत मिला है। डेफिनेटली ये हमारा फर्ज बनता है कि आपके सवाल हम यहाँ इस पॉडकास्ट में लेकर आए और वीरेंद्र सर से पूछें। तो जी हाँ, एक हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है देश का कानून, जिसका ये एपिसोड यहाँ से शुरू हो चुका है। और इसमें हम बात करेंगे हर एक आम आदमी के अधिकार के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंस जाता है और निकल नहीं पाता, क्योंकि उसको एक्चुअल में नहीं पता होता कि कानून क्या है। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, यहां तक ये भी नहीं पता होते। बस लोगों को आज तक ये पता है कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन नहीं, यहाँ पे इतने कानून ऐसे बन चुके हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप ही डर जाते हैं, आप कानून तक पहुंच भी नहीं पाते। तो जानेंगे इनसे इस पॉडकास्ट में और कोशिश करेंगे कि जो आपके सवाल है वो सारे हम कवर कर सके इस पॉडकास्ट में। वेलकम वीरेंद्र सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। इसलिए क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो मेरे पॉडकास्ट में, मेरी वीडियोस में। और मैं हमेशा सबको बोलता हूं कि मैं एजुकेशनल वीडियोस लेकर आता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं सभी लोग अपने देश के कानून को जाने, अपने अधिकारों का जाने। अधिकारों को अगर आप ढंग से जान पाओगे तो ही शायद, देखो, हमेशा मेरी एक स्टेटमेंट रही है, हर इंसान का जीवन में एक ना एक बार थाने पुलिस से वास्ता पड़ेगा जरूर, और पड़ता ही है। और अगर ऐसा कोई वास्ता पड़ता है तो आपको पहले अपने लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो वास्ता ऐसा वास्ता पड़े कि एंड ही हो जाए। लोगों के बड़े बुजुर्ग ने सही बात बोली है कि कभी भी हॉस्पिटल्स हो या फिर थाने पुलिस हो, घर बिक जाते हैं लोगों के। तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर रहेंगे ना, तो मेरा मानना है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और जो मैं एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आता हूं, आपको बताता हूं, आप चाहे नए वकील साहब हैं, चाहे कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई भी सगा संबंधी जानकर आपका जेल में है या आप पर केस दर्ज हुआ है, इन बेसिक्स को समझिए। बेसिक्स को आप समझ गए ना तो कानून समझ जाओगे, और बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो कानून नहीं समझ पाओगे। और जो आपका जो ये इनिशिएटिव है, जो शुरुआत है देश का कानून, जो एक टॉपिक दिया आपने और इस पर सीरीज आप बनाना चाहते हो, बहुत अच्छी पहल है। और मैं कोशिश करूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लोगों के साथ साझा करने की, ताकि वो किसी भी तरह की समस्या में कभी ना फंसे। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जो हमारा पहला सवाल आपसे होने वाला है, देखिए, हमारे देश में हम बात करते हैं उन लोगों की, उन ऐसे वर्ग के लोगों की जिनके पास पैसे नहीं है, यहां तक कि इलाज के, यहां तक कि कानून से लड़ने के लिए, अपने हक के लिए। क्या होता है कि लोग आज की डेट में इतना फंस जाते हैं, कानून की नॉलेज नहीं है। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं, उन बेसिक लोगों से, उन लोगों से जो ऑलरेडी बहुत कम पैसे हैं जिनके पास, जिनसे गलती से कुछ ऐसा हो जाता है, एक हादसा, कि जिसकी वजह से उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ जाता है और वो ना केस लड़ सकता क्योंकि उसके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे केस में उसको बेल कैसे होगी, कैसे वो लड़ सकता है, क्या वो प्रोसेस है, प्लीज बताइए। देखिए, मैं 2-3 बात आपको बोलना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो पैसा है ना, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर नॉलेज। ओके, ये मेरा मानना है। नॉलेज आपको है, पैसा तो आप कमा लोगे, बड़ी चीज नहीं है। विद्वान अपने आप को बनाइए एजुकेशन को लेते हुए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने जो किताबें पढ़ी अपनी फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, सिर्फ उस एक किताब से विद्या मिल जाएगी। वो आपने जो डिग्रियां ली है ना, वो तो सिर्फ एक रिसिप्ट है कि आपने कितनी क्लासें पास कर ली। पर अपने आप को विद्वान बनाइए। देश का कानून पता है ना, तो मेरा मानना है आधी लड़ाई आप जीत जाओगे। लोगों से बात करें, तरीका आप समझ जाओगे। अपने देश में जो देश को आजाद होने के बाद जिन्होंने आजादी भी दिलवाई, उसमें भी वकीलों का बहुत बड़ा योगदान था। योगदान क्यों है? जो एजुकेशन जो ले लेगा ना, वो तो अम्बेडकर साहब ने बोला है कि जो शिक्षा तो ऐसी एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मुझे एजुकेशन मिली, मैंने कानून को जाना, तो मैं लोगों को बता पा रहा हूं। और जो हम समाज से लेते हैं ना, वो वापस भी देना चाहिए। बिल्कुल सही। समाज ने मुझे प्यार दिया, मैंने और पढ़ाई करी, तो मैं आज आप लोगों को बता पा रहा हूँ। अब बात आती है, गरीब इंसान इतना वक्त तक जेल में क्यों पड़ा रह जाता है, या क्या उनकी बेल हो पाती है? देखो, बेल सबको मिलती है। बेल, अगर आपके पास वकील साहब नहीं है ना, सरकारी वकील मिलने का आपका अधिकार है। अपने देश का कानून यही बोलता है कि आपको फ्री लीगल एड दी जाएगी। आप फ्री लीगल एड की डिमांड कोर्ट में कर सकते हो। जैसे ही आपको कोर्ट में ले जाया गया, पहले ही दिन वहां मजिस्ट्रेट साहब से बोल दो कि मुझे सरकारी वकील चाहिए। फर्स्ट डे ही बोल दो आप।
ये जरूरी नहीं है कि चार्जशीट का आप वेट करोगे, क्योंकि मैं नॉर्मल केस में भी देखा है, लोग क्या सोचते हैं चार्जशीट लगेगी ना उसके बाद तो मेरा ट्रायल शुरू होगा। हर 14 डेज में जब कोर्ट से लेकर आएंगे ना आपको, तो वहां पर वो जो सरकारी वकील साहब आपको मिले वही मदद करेंगे आपकी। आप अगर जेल के अंदर हो, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कई सारे लोग आते हैं उनकी आईसाइट बहुत वीक होती है, चश्मा उनके पास नहीं है। कई लोग आते हैं कि अस्थमेटिक हैं, अस्थमा वाला पंप उनके पास नहीं है। कई लोग हैं उनको ऐसी एलर्जी है कि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम में वो एलर्जिक हो जाते हैं, स्नीजिंग चीखें मारनी शुरू हो जाती है, या उनको बुखार बहुत जा जाता है, उसकी मेडिसिन मिलना बहुत जरूरी है। तो ऐसी जो एक बेसिक नीड्स है ना, चप्पल जूते मिलना, कपड़े वपड़े मिलना, और आपका उस स्टेट में कोई है ही नहीं दूर दूर तक। किसी इंसान को उठाकर लिया है उड़ीसा से, वो दिल्ली में बंद है, कोई परिवार यहाँ पर नहीं, उसके सिर्फ वहां वाइफ है और एक ओल्ड एज उनकी मदर है, वो दोनों यहाँ पे नहीं आ पा रहे, तो यहाँ मदद कौन करेगा? देखो, देश का कानून ये नहीं है, ये कोई मुगल सल्तनत नहीं है कि काल कोठरी में डाल दिया, कोई पूछेगा सुधीर लेने वाला कोई होगा नहीं, ऐसा नहीं है। देश का कानून बोलता है कि आपको सरकारी वकील साहब मिलेंगे, लीगल एड मिलेगी, पर आप डिमांड तो करो। आपको पता ही नहीं है, लोग जेल में बैठे हैं दोस्त, हमारे पास तो अक्सर ही कॉल आते हैं, अक्सर आप जो केस को प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं वहां देखते हैं कि वो आदमी 1.5 महीने जेल में बैठा हुआ है, 2 ही जोड़ी कपड़े हैं उसके पास, वही बार बदल रहा है, वो अंडरवेयर तक नहीं है उसके पास। वो जब जाके उससे मिले तो उसने बोला सर मेरी तबीयत और ज्यादा खराब होगी, मैं एलर्जेटिक हूं, और ऊपर से एक ना बाईपैप होता है। बाईपैप क्या होता है? अभी रिसेंट में एक केस था मेरे पास, उसको इतना एक्यूट अस्थमा है इंसान को। बाईपैप क्या होता है कि बाईपैप ही लिखा था उसके अंदर, जो मेडिकल जो मैंने पढ़ा उसका, उसमें क्या होता है कि रात को वह सिचुएशन बन जाती है कि इंसान रात को अगर उस ऑक्सीजन को ना लेना तो एक तरह की वेंटिलेटर वाली सिचुएशन है, जो जेल में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वो कह रहा कि मैं एक्यूट अस्थमेटिक हूं और अब से बचपन से हूं, तो मैं ज्यादा टाइम रह नहीं सकता और मुझे बार बार पंप से मेरा काम चलता नहीं है, तो मुझे वो सर्विसेज चाहिए ताकि मैं कम से कम रात को सो तो पाऊं। किसी में मर गया तो उससे जिम्मेदार कौन होगा? अगर जेल में वो फैसिलिटी नहीं है तो वो फैसिलिटी कहां से मिलेगी? आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी मजिस्ट्रेट साहब के पास कि मुझे आप इंटरिम बेल दे दो। इंटरिम बेल एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, पर वहां पर उसको बेल मिल सकती है, या तो उसको मेडिकली वो सब चीजें दी जाएंगी उसको, या फिर हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा उसको। आपके साथ ये समस्याएं अगर हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप कब ऐसी समस्या में फंस जाओगे पता नहीं है वक्त का। होई वही जो प्रभु रचि राखा, जो लिख दिया वही होगा आपके साथ। तो आप अपने आप को रेडी तो करो, आप अपने आप को प्रिपेयर तो करो। वक्त के आने पर सोचोगे क्या करना है, तब तक बहुत दूर निकल चुके होगे, बचाने वाला आसपास कोई नहीं होगा। पुलिस वाले उठाएंगे भी, गालियां भी देंगे, मारेंगे भी, पैसा भी डिमांड करेंगे, जेल में आपको फेंक देंगे, जेल में आप पड़े रहोगे, कोई सुध लेने वाला होगा नहीं, खाने पीने के पैसे नहीं होंगे, जो मिल रहा है वही आप खाओगे। लास्ट में जो अच्छी लाइफ आप जी रहे थे, मुझे अभी रिसेंट में स्वामी जी मिलने आए मेरे को ऑफिस में, उन पर कोई केस था, उन्होंने बोला कि उन्होंने बताया थे मुझे उसके अंदर कि भाई गरुड़ पुराण के अंदर ऐसे ऐसे नर्क का वर्णन किया गया है इन टोटल चैप्टर्स में। वो कहता है धरती पे कोई नर्क है ना तो जेल है। तो मैंने कहा भाई जेल नर्क कैसे है? भाई हम तो रोज जाते हैं वहां पर देखते हैं। कह रहे सर आपको नहीं लगा होगा कि आप ये काम करते हो, आपका प्रोफेशन है। जो जेल में रहा है ना और उसके पीछे लोग सपोर्ट करने वाले नहीं थे, आप उनसे पूछिए कि जेल सच में नर्क है या नहीं। एक आदमी मुझे मिला, वो कहता है सर जब पहली बार जब मैं जेल में गया ना और जब मैं लेटता था तो पूरी रात पंखे को देखा करता था कि पंखा, कभी सोचता था कि मैं सुसाइड कर लूं, बाहर जाके लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, कभी सोचता था क्या इसका कभी अंत होगा, कभी सोचता था कि मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे। तो दोस्त गरीब आदमी की बात नहीं है यहाँ पर, अमीर आदमी की भी बात नहीं है यहाँ पर। लोग बोले न्याय कब मिलेगा? न्याय के लिए तो बहुत लंबा समय है, फिलहाल उस जेल से निकलो, उसके बाद सब डिसाइड होगा। देखिए अभी आपने बात ये भी कही कि कहीं ना कहीं यहाँ गरीबों का फैसला नहीं है कि गरीब ही हमेशा जेल में रहेगा, लेकिन ये जो सच देखिए ना, आप हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, आज की डेट में गरीब आदमी ना केस लड़ सकता ना कुछ कर सकता। और यहां तक कि आपने बात करी है सरकारी वकीलों की, क्या लगता है कि आपको कि वो उनकी मदद करते होंगे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं ब्राइब जैसे केसेस भी सामने आए? देखो ऐसा होता है, देश का कानून तो यही बोलता है कि किसी को भी फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए, फ्री स्वास्थ्य जो चिकित्सा जो मिलता है फ्री मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये 3 चीजें फ्री होनी चाहिए, बाकी सब फ्री देने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में ही फ्री मिलता है। बट सवाल हमेशा मैं उठाता हूं इसी मुद्दे पर कि उसकी क्वालिटी क्या है। किसी इंसान को सड़ी हुई रोटी देना किसी गरीब आदमी को, जो आप नहीं खाओगे कोई भी नहीं खाएगा, खाकर वो मर भी सकता है, बच भी सकता है, तो क्या हम उसके हालात पर उसको छोड़ दें?
हम ये बोले कि स्कूल में हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, एक टीचर बैठा हुआ है और वो डेली आता है, वहां सो जाता है, पैर रख के डेस्क से बैठा हुआ है, जो अक्सर हम देखते हैं, क्या वो फ्री एजुकेशन की क्वालिटी है? एक आदमी जाता है हॉस्पिटल में कि भाई मुझे एडमिट होना है, उस स्ट्रेचर जब पहले से बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था, वो स्ट्रेचर उसको लेटने के लिए मिलती है, एक बेड मिलता है, पहले से वहां कोई इंसान जिसको ब्लड निकला होगा वो इंसान पहले से ही, क्या इससे इंफेक्शन नहीं हो सकता है? क्या ये क्वालिटी है? तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर देश में 3 चीजें फ्री हैं, क्या? शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य, ये मिले फ्री, पर ये तीनों चीजें क्वालिटी आला दर्जे की होनी चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। अब बात रही लोगों का छूटने या ना छूटने की, जितने सरकारी वकील साहब हैं, मैं नहीं बोल रहा कैपेबल नहीं है, कैपेबल बिल्कुल है, पर बात ये आती है कि जब कोई इंसान को सरकार सैलरी दे रही है पर अपीयरेंस पैसा मिल रहा है, उसमें कितने लोग 100% एफर्ट लगाते होंगे? जितने सवाल आप प्राइवेट वकीलों से पूछते हो, जितने एलिगेशन लगाते हो, सर मेरे केस में ये हुआ, सर मेरे केस में वो हुआ, क्यों? क्योंकि आप जानते हो आज वकील साहब काम अच्छा नहीं करे, कल हम हटा दूसरा वकील ले आएंगे। ठीक है, पर क्या आप यही सवाल उन सरकारी वकील साहब से पूछ पाते हो? मुश्किल है। मुश्किल थोड़ा सा होता है। जो लोग ये कंप्लेंट करते हैं, तो मैं किसी को नहीं बोलता वो इंसान कैपेबल नहीं है, कैपेबल हर इंसान है, तभी उसको उस पोजीशन पे बिठाया गया है। ठीक है, पर आप उनसे बात तो करो, आप उन्हें फैक्ट तक पूरे नहीं बताते हो। एक कहावत बहुत पुरानी है, कुछ तो सोना खोटा, कुछ सुनार खोटा। और ये सच है, और इसी तरीके से काम चल रहा है वैसे तो, ऐसे ही रियलिटी चलता चेक है। यही है। और देखिए साथ साथ हम बात करते हैं, अगर बेल पर भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूं, बेल को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इतने सारे रास्ते निकाल दिए जाते हैं कानून में। हमारे सारे वकील, देखिए आप भी वकील हैं, आपको खुद पता है कि इतने ज्यादा लूप होल्स है कहीं ना कहीं कि जिसका फायदा उठा के एक गलत आदमी की भी बेल हो जाती है। लेकिन वही बात करते हैं, एक गरीब आदमी की बेल होने में इतना समय क्यों लगता है? देखो ऐसा होता है कि गरीब आदमी की बेल होने में समय नहीं लगता है, वो राइट डिसीजन नहीं कर पाता है। राइट डिसीजन क्यों नहीं कर पाता है? मैंने फिर बताया आपको, देश का कानून अगर आपको पता है तो राइट डिसीजन ले पाओगे। जब सरकारी वकील साहब आपको मिलते हैं ना, और वो जेल में आपसे मिलने आते हैं, तो आप उनसे सवाल पूछिए। अगर आपको लगता है नहीं ये वकील साहब कैपेबल नहीं है या ये मेरे केस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आप वापस कोर्ट में आइए और बोलिए कि मुझे अपने वकील साहब को बदलना है। ये आपका अधिकार है, ये सबको पता है। सरकारी वकील साहब मिलते हैं, पर लोगों को पता नहीं है कि वकील साहब बदल भी सकते हैं। आप कोर्ट में जाके बार बोलिए। अगर आपके साथ प्राइवेट वकील साहब भी हैं और उनको केस के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल पकड़ की तरह बन जाओ कि नहीं जो करेंगे बस आप ही करेंगे। दोस्त देखो ऐसा होता है, हम जब बहुत ज्यादा किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं ना, तो वहीं दिल टूटने के बहुत ज्यादा स्कोप बन जाते हैं। आप गरीब आदमी जो भी है, अमीर आदमी बड़े से बड़ा वकील खड़ा करता है, खुद वकीलों का अपने आप में वो इंटरव्यू ले लेता है कि मेरा केस प्रेजेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वकील साहब की हिस्ट्री भी चेक करता है, वकील साहब केसेस को भी देखता है कितने केसेस लड़े, तब जाकर फाइल करता है कि अपनी वो फीस दे रहा होता है। अब गरीब आदमी ये सब काम नहीं कर पाता है जी। चैरिटी मिल रहा है। एक कहावत बहुत पुरानी है कि दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। अब या तो आपको फ्री में काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे वकील साहब हैं जो प्रो बोनो केस लेते हैं। प्रो बोनो केस लेते हैं कि मतलब कि मैं खुद इस केस को लड़ूंगा, फ्री में केस लड़ लूंगा, मुझे फीस नहीं चाहिए। पर उन वकील साहब तक भी लोग सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। आपको गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, आपका चयन सिर्फ ये डिपेंड और ये मैटर करता है कि आपकी बेल कब तक होने वाली है। बेल सबको मिलेगी, किसी को 1.5 साल में, किसी को 6 महीने में। 1.5 साल वाले को बेल मिली 1.5 साल में क्योंकि वो अच्छे से केस को प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसी केस में 6 महीने बेल मिल गई, क्यों? बड़े से बड़े वकील साहब खड़े कर लिए थे उसने। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कि जब किसी पे कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर होने वाला होता है, उससे पहले होती है एफआईआर, राइट? एफआईआर के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए एफआईआर में ना हमेशा डेट, टाइम, प्लेस बहुत मैटर करती है। और हमेशा जितने भी हमने चाहे मूवीज भी देखी हो ना, कि जितनी भी मैनिपुलेशन होती है ना यार, वो डेट, टाइम, प्लेस और साथ साथ उस व्यक्ति का नाम उस वक्त क्या लिखा गया और कोर्ट में किस नाम से वो पेश किया गया, तो ये चीजें कितनी मैटर करती है। देखो ऐसा होता है कि जब भी कोई एफआईआर लॉन्च होती है ना, उससे पहले एक तहरीर बनती है या फिर हम बोले कंप्लेंट बनती है। कंप्लेंट से एफआईआर बनती है हमेशा, ऐसा नहीं सीधे एफआईआर कट गई। या फिर जो बहुत सीरियस अपराध होते हैं उसमें तो विक्टिम कोर्ट वहां पे पुलिस स्टेशन में पहुंचता है, वो बोलता है और सामने वाला लिख रहा होता है, तो भी तो वो कंप्लेंट ही है, वो सीधे एफआईआर नहीं दर्ज हो जाती है सीधे। अब इसमें होता क्या है कि अगर डेट, टाइम, प्लेस अगर मिसिंग है तो आपको बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं बेल लेने में, केस को क्वैश करवाने में। अब एक आदमी बोलता है कि उस दिन इतने बजे इस जगह पर इस आदमी ने मुझे गोली मारी। अगर वो असली केस है तो वहां पर उस इंसान की लोकेशन भी आएगी, उसकी कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगी, कोई ना कोई गवाही मिल जाएगा।
अगर वो फर्जी केस है तो आप देखना वो टाइम गायब होगा, उसके अंदर डेट भी गायब होगी। अब इसी में जब कोई फर्जी केस होते हैं ना, मान लीजिए फर्जी केस किसी बनाना है जी, पॉक्सो केस बनाना है किसी का, तो उसमें किस तरह से एक स्टेटमेंट लिखवाई जाएगी, उसमें लिखा जाएगा उसके अंदर कि ये अंकल जो मेरी गली में ही कहीं पर काम करते हैं, उनकी एक दुकान चलती है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। उस लड़की की उम्र कुछ भी हो सकती है, okay, 12 साल 13 साल 15 साल। वो बोलते हैं कि आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले मैं इस अंकल की दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए गई थी। उन अंकल ने मुझे दुकान में खींच लिया, मेरे साथ में गलत हरकत की और मुझे बोला कि किसी को भी अगर बताएगी तो तेरी छोटी बहन को भी जान से मार दूंगा और तेरी मदर को भी जान से मार दूंगा और यही काम दोबारा भी तेरे साथ करूंगा। तो मैं डर के मारे नहीं बोल पाई। अब मैं आज स्कूल से आ रही थी, तो स्कूल से आते हुए अंकल ने मुझे बुलाया, तो मैं दुकान पर नहीं गई, भागकर अपने घर में आ गई, मम्मी को बताया और मम्मी ने कंप्लेंट करवा दी। ठीक, अब कंप्लेंट हो रही है कि आज से लगभग 2.5 महीने पहले। समय क्या था? समय दोपहर का था। दोपहर का मतलब वो 11-12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भी हो सकता है। ठीक है, डेट क्या थी? डेट मुझे याद नहीं है, तीनों चीज गायब है, डेट टाइम प्लेस। प्लेस तो ठीक है कि वो दुकान है, पर वहां पर वो गायब है, डेट और टाइम। अब वो कैसे पता करेगा वो आदमी कि जिस डेट की बात कर रही है बच्चा यहां पर था कि नहीं, या मैं यहां पर था कि नहीं? वो कैसे बात करेगा कि उस टाइम कितना था, बच्चे का ट्यूशन टाइम कितना था? तो जब फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं ना, मैं नहीं बोल रहा कि जो स्टोरी मैंने बताई ये जेन्युइन नहीं हो सकती, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो जेन्युइन है तो लोगों को ज्यादातर डेट टाइम प्लेस याद रहता है, तो ये चीजें यहां पर मिस पाई जाती है। तो इस तरह के केसेस दर्ज होते हैं और ऐसे केसेस में कई बार हमें बेनिफिट मिल जाता है अगर वो पॉक्सो जैसे केसेस नहीं है। कोई आदमी बोल रहा है कि इसने मुझे चाकू मारा और वो डेट टाइम प्लेस नहीं दे पा रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पर है, वो अपना ही केस प्रूफ नहीं कर पा रहा। पर पॉक्सो में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? वो एक्यूज पर है, जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो ऐसे में डेट टाइम प्लेस की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है और देखा जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बंदे को अरेस्ट पहले कर लिया, एफआईआर बाद में हो रही है। अरेस्ट हमेशा एफआईआर के बाद होगा। इंसान, आप किसी को बुला सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो, पूछताछ चल सकती है, पर अरेस्ट तभी होगा जब एफआईआर लॉन्च जाएगी। गॉट इट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें विटनेस की, केस चल रहा है जो भी आपने अभी A to Z एग्जांपल दिया, ठीक है, और तो ऐसे केस में जब विटनेस से कुछ भी पूछ सकते हैं वकील साहब रिलेटेड टू एनीथिंग, हक होता है इतना? देखिए, अल्टीमेटली ये होता है कि हमें सच को बाहर निकलना है। अल्टीमेटली फेयर ट्रायल की बात हो रही है, फेयर जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी के साथ न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सिंपल सी स्टेटमेंट की जाती है। अब मैं सवाल किसी इंसान से पूछ रहा हूं, देखो बहुत सारे सवालों में हमें रोक दिया जाता है। पॉक्सो में मैं कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। लड़की रेप की विक्टिम आई है तो मैं उससे कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकता। जब मैं कुछ सवाल उससे पूछ रहा हूं तो कई बार यह होता है कि हम उसके कैरेक्टर का एसेसिनेशन कर रहे हैं, हम उसके कैरेक्टर उछाल रहे हैं। पर मैं जब सवाल पूछूंगा नहीं, एक लड़की के साथ एक थोड़ा बोल्ड सवाल यहां पे शुरू होता है। हम वो कहते हैं, लड़की बोलती है इसने रेप किया, तो मैं सवाल पूछता हूं कि रेप हुआ, रेप का मतलब क्या है आपका? वो कहती है मेरे साथ रेप हुआ, मेरे साथ इसने जोर जबरदस्ती की। उसका मतलब क्या है? हालांकि एक वकील साहब को डीप में जाना नहीं चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अगर उसने बोला कि मेरे साथ में जोर जबरदस्ती की, मेरे साथ में बदतमीजी की, मेरे साथ में रिलेशन बनाया, ये रेप प्रूफ नहीं है। साफ साफ बोला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब क्या होता है? रिलेशन बनाने का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती का मतलब क्या होता है? रेप का एक अलग मतलब है, फिर बड़े ही बोल्ड वे में बाकायदा लिखवाया जाता है कि वहां पर गए, मेरे उनसे कपड़े उतार दिए, प्राइवेट पार्ट को टच किया। बड़ी डिटेल में पॉक्सो में तो ये भी लिखवाया जाता है, प्राइवेट पार्ट को प्राइवेट में डाल दिया, बहुत डिटेल में, बड़ा बोल्ड वे बता रहा हूं आपको। पर कोर्ट में ऐसे ही चलता है। अगर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अब आप बोलोगे भाई किसी इंसान की मोडेस्टी आउटरेज हो रही है यहां पर, तो ऐसा तो नहीं है, केस भी तो उसने ठोका है। एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा मुद्दा तो बताओ। मेडिकल आपने क्यों नहीं कराया? आपके साथ रेप हुआ है भाई, आप मेडिकल क्यों नहीं कराया आपने? उस दिन जिस दिन आपके साथ रेप हुआ था, और उसी दिन कराना चाहिए था आपको। होटल की लोकेशन उस दिन आप अगर दे देते तो वहां की चद्दर वगैरह उठाकर वहां पे एफएसएल भेजी जा सकती थी। बहुत सारी चीज जब केस बनाए जाते हैं तो उन केसेस को देखते हुए केस जब आगे बढ़ता है ना, तो ये दिखता है कि मैं कौन से सवाल पूछूं और कौन से ना पूछूं। अब एक मर्डर हो गया, अब पुलिस वाला हमारी स्टेटमेंट आके दे रहा है, जब मैं वह घटना पहुंचा तो ये आदमी खड़ा हुआ, चाकू इसके हाथ में था। अब सवाल ये आता है, चाकू इसके हाथ में था, कोई सीसीटीवी फुटेज है आपके पास? कहता नहीं, सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है। वहां पर कोई कैमरे थे? वो कहता कैमरे तो नहीं थे। अब इतने में ही उसी वक्त ही कुछ फोटोज खींची हुई वो
कन्फ्रंट करवाते दिखाते हैं कि भाई ये फोटो क्या उसी लोकेशन की है? कहते हैं हाँ उसी जगह की है। ये पीछे एटीएम दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। उस पर लगा कैमरा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। आपने इस कैमरे की फुटेज कभी लेने की कोशिश की? नहीं की। सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं, सिर्फ वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस हो। क्या बात है कि मैं कानून को कुछ बाहर लाना चाहता हूं उन बातों को, अगर वो बातें बाहर नहीं आई तो उस इंसान को सजा हो जाएगी। मैं सवाल कोई भी पूछ सकता हूं, सिर्फ अपनी मर्यादा में रहते हुए। ठीक है। मैं किसी छोटे बच्चे से वो सवाल नहीं पूछ सकता जी जो कि उस बच्चे को डरा दे, या धमकी भरा कोई सवाल हो, या मैं उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहा हूं, या उसकी बहुत इंसल्ट हो रही है, मैं उसको बचलन तक कहने वर्ड शुरू कर दूं वहां पर। ये सब सवाल नहीं हो सकते। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछने में कोई बाउंडेशन नहीं है। लीडिंग सवाल पीपी साहब नहीं पूछ सकते जब तक वो हॉस्टाइल ना हो जाए, पर लीडिंग सवाल आप पूछ सकते हो। जैसे मैं सवाल क्या पूछूंगा, क्या ये बेटा सही बात है कि उस दिन जिस दिन दुकान में अंकल ने आपको खींचा, उसी वक्त नीचे कांच पड़ा हुआ था, आप गिरने वाले थे, अंकल ने हाथ पकड़ा आपको रोकने के लिए? तो बच्चा कहेगा हाँ सही बात है बेटा, ये बात सही है कि अगर आपको अंकल नहीं पकड़ते तो वहां गिर के आपको चोट लग सकती थी। हाँ ये बात ठीक है। ये क्या है? लीडिंग सवाल है कि बच्चा है ना बोलेगा। सजेशंस भी दे रहा हूं साथ में। बेटा ये बात ठीक है कि आपका और आपकी मदर के, मतलब इन अंकल का आपकी मदर के बीच में कुछ रिलेशन है, आप इनको एक बार घर में देख चुके हो? वो कहती है हाँ ठीक है। बेटा ये बात ठीक है कि अब ये अंकल क्योंकि पैसा नहीं दे रहे हैं आपके घर पर, आपकी मम्मी ने बोला कि स्टोरी, वो कहती नहीं नहीं गलत है। बेटा ये बात ठीक है कि आपकी मम्मी ने आपको बताया कि ऐसा ऐसा बोलना है, वो कहती हाँ ये बात ठीक है। तो बात क्या होती है कि कई बार सवालों से, हम जो लीडिंग सवाल पूछते हैं ना, उन लीडिंग सवाल से कई बार ट्रुथ सामने आ जाता है, केस ही बदल जाता है, पूरा केस बदल जाता है पूरा। तो हम सवाल तो कोई भी पूछ सकते हैं, सवाल पूछने में कोई रोक टोक नहीं है। बस वो सवाल आप ऐसा ना पूछिए जिससे कि सामने वाले की इंसल्ट हो, सामने वाले कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, उसके आप पर्सनालिटी पे डेंट दे रहे हो। कुछ ऐसे सवालों को पूछने से रोका जाता है। गॉट इट। देखिए, और साथ साथ ये बात हमेशा क्यों कही जाती है कि 14 दिन के अंदर ही पेशी देनी होती है, सिर्फ 14 डेज का, 2 वीक्स का, ये टाइम पर्टिकुलर क्यों तय किया गया है? देखो, मैं इससे पहले ना एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगा। अभी जो हम बात करें, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जी। यहाँ पर मैं जितने भी नए वकील साहब, जितने भी लॉ स्टूडेंट, किसी के साथ भी केस मुकदमा दर्ज हुआ है, आपका सगा संबंधी जानकर कोई भी जेल में हो, क्रॉस हो रहा है कोर्ट में और कोर्ट में क्रॉस चल रहा है, वहां पर क्या सवाल नहीं पूछने चाहिए, इसको थोड़ा बताना चाहता हूं मैं। प्लीज गो अहेड सर, प्लीज। अब मान लीजिए आप उससे सवाल पूछ रहे हो, बच्चे सवाल पूछ रहे हो, या फिर रेप विक्टिम है, आप सवाल उससे पूछ रहे हो कि भाई वहां पर जब होटल में पुलिस वाले गए थे तो वहां पर चद्दर को पुलिस वालों ने नहीं लिया, ये बात ठीक है? अब ये सवाल क्या है कि वो विक्टिम तो वहां गई नहीं थी उस वक्त। कोर्ट में ना ये देखना पड़ता है कि कौन तो स्टेटमेंट देने आया, और वो सवाल आप उसका ही या किसी और का पूछ रहे हो। अगर वो विक्टिम साथ गई थी तो ये सवाल बिल्कुल कनेक्ट है। अगर विक्टिम साथ नहीं गई थी तो उसे पता कैसे होगा? वो कहते हैं क्राइम सीन की फोटोज वगैरह खींची गई थी, तो जो फोटोज जो सारी जो खींची गई थी वो सारी की सारी उन्होंने कैमरे से कार्ड निकालकर आईओ साहब को दे दिया था। अब वो लड़की कह रही भाई मैं तो वहां थी ही नहीं, तो सवाल उसका नहीं है। अब आपको ये देखना है विक्टिम सवाल क्या पूछने हैं, आईओ सवाल क्या पूछने हैं, आपको मेडिकल एक्सपर्ट से क्या सवाल पूछने हैं, आपको एफएसएल वालों से क्या सवाल पूछने हैं, आपको कांस्टेबल से क्या सवाल पूछने हैं। कांस्टेबल से आप सवाल पूछ रहे हो क्या ये बात सही है जब एफआईआर जब दर्ज हुई, जो माल खाने में जो बरामद चीजें जमा करवाई गई थी उस वक्त तुम वहां नहीं थे? वो कही थी मेरा काम ही नहीं, मैं तो गया, उसको पकड़ा, हाथ पकड़ के ले आया। तो एफएसएल में क्या हुआ, या क्या वहां पे पुलिंदा में क्या था, या फिर सैंपल क्या था, मुझे पता कैसे होगा? तो बात कहने का मतलब यह है, अक्सर नए वकील साहब ये गलतियां कर देते हैं। हमें एक सवाल उससे ही पूछना है जिसको उसकी नॉलेज हो। अगर वो सवाल उससे नहीं पूछा गया, जवाब क्या देगा? अब मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आज सुबह कोर्ट में उस आदमी को 20 साल सजा सुनाई गई, ये बात सही है? आपको मुझे क्या पता होगा भाई? ना हाँ ना, मैं तो वहां था ही नहीं। राइट। तो इसीलिए सवालों को बड़ा सोच समझ के पूछा जाता है, एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ एवरी एडवोकेट। और एक्सपीरियंस से आती है सर ये चीज, एक्सपीरियंस से। और अभी मैंने आपसे पूछा कि 14 दिन का जो टाइम होता है पर्टिकुलरली 2 वीक्स ही को कैलकुलेट देखो, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। 2 वीक्स ही क्यों से अच्छा ये है, हम ये जाने कि 14 डेज में लाते क्यों है, बताइए प्लीज। क्योंकि देखो बात क्या होती है, अल्टीमेटली एक इंसान को जब अरेस्ट किया गया जी, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने के बाद में फिर वो कई बार पुलिस वाले रिमांड मांगते हैं।
रिमांड 2-4 दिन का मिल भी गया, फिर से पेश किया गया। अब वो डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब पर, उसको वहां से छोड़ देंगे, मतलब बेल दे देंगे, या उसको जेल भेज देंगे। अगर उसको जेल भेज दिया तो 15 दिन की कस्टडी का एक नियम है, 14 डेज में कोर्ट में लेके आना पड़ता है। और वो क्यों लेकर आते हैं उसका कारण है। यहां पर 2-3 बातों में आपको बताना चाहूंगा। पहला, कि जो इंसान जेल भेजा गया वो इंसान अभी भी कस्टडी में है कि नहीं, वो इंसान जीवित है या नहीं, उसको मेडिकली जो उसको ट्रीटमेंट्स मिलनी चाहिए अगर वो बीमार है उसको मिल रहे हैं कि नहीं, उस इंसान के साथ में कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है। क्योंकि उसके गारंटर कौन हो गए? मजिस्ट्रेट साहब हो गए जिन्होंने भेजा था। अभी थोड़े दिन पहले जो मैं एक वीडियो पे बात कर रहा था कि उसमें इतने पुलिस वालों को सजाए मौत की सजा दी गई है ना, तो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी तो उंगली उठनी चाहिए। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं पिछले पॉडकास्ट में सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि सही मायनों में जो रोजाना जेल से इतने सारे कैदी बाहर लाए जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी अरेंज की जाती हैं, पुलिस वाले भी आते हैं, रोजाना आते हैं, रोजाना जाते हैं, इसमें बहुत सारा राजस्व, मतलब पैसा खर्च होता है, बहुत सारे ह्यूमन जो काम कर रहे हैं, ह्यूमन पावर वो लग रही है, वक्त जाया हो रहा है। क्या इन चीजों को कट किया जा सकता है? क्योंकि वीसी की फैसिलिटी है। अब यहां पे 2 बातें आती हैं। कट किया जा सकता है क्योंकि वीसी से भी किसी को प्रोड्यूस किया जा सकता है अगर 14 दिन में पेश करने की बात है तो, ठीक। अब उसमें क्या होता है कि 14 दिन पेश करना है। अब मान लीजिए वो आदमी जेल गया, उस जेल में पहले से ही कुछ ऐसे अपराधी बैठे जो उसके दुश्मन है, और उन्होंने जेल में मैनिपुलेशन करके सेटिंग की हुई है कि इसको बाहर नहीं जाने देना और इसको ढंग से तोड़ना है और ढंग से तोड़ना है इसको। अब उस आदमी को ढंग से पहले कूटा उन्होंने, पैरों पे बहुत लाठे वाटे सब बरसाई उसको, और उसको चेयर पे बिठा दिया, और चलने के लायक नहीं आदमी को घसीट के लेके आए हैं। अब वो बैठा हुआ है और साथ में बंदा लेके पिस्टल खड़ा हुआ है कि तू बेटा कुछ बोल के देख, मैं तो ऑलरेडी मर्डर केस में अंदर हूं, गोली मारूंगा तेरे को मैं। अब वो स्टेटमेंट दे रहा है, वहां पे 14 डेज में पेश किया, हमें जेल नंबर ये कहता है जी हाजी में पेश, नाम आपका ये, हाजी मेरा नाम है, ठीक है जी चलो ये डेट लग गई। इतनी बातें होती, ज्यादा बात नहीं होती 14 डेज वाले में। अब वो उठा, उसकी तुड़ाई फिर शुरू। अगर उसको जेल में नहीं लेकर आए तो ये जो उसके साथ मतलब इनह्यूमैनिटी हो सकती है ना, वो इससे बच सकता है। 14 डेज में इसीलिए कोर्ट में लाना जरूरी है, हर काम वीसी पे नहीं हो सकता। एक और बात सुनिए, पॉक्सो एक्ट में ना बड़ा ही क्लियर एक सेक्शन है, उसमें यह बात बोली गई है किसी भी इंसान की जब गवाही उसके विरुद्ध जो देने के लिए आ रहे हैं उनकी गवाही उसकी प्रेजेंस में होगी, वो सुनेगा। मैं ये बात ना एक सवाल पूछता हूं सारी ऑडियंस से, जितने भी लोगों का पॉक्सो में नाम आया हो, उनका सगा संबंधी कोई जेल में हो या वकील साहब हो, कितने लोगों की गवाही बिना उसके प्रेजेंस, मतलब जब एक रूम होता है ना पॉक्सो में, तो उसमें जिसके ऊपर वो अपराध चल रहा है वो एक्यूज कोर्ट में नहीं था और बच्चे की गवाही पूरी हो गई। कितने केसों में कमेंट बॉक्स में डालना, और आप देखना कमेंट बॉक्स में बहुत सारे केस हैं अपने देश में ऐसे कि बिना एक्यूज के सामने गवाहियां चल रही हैं। देश का कानून ये बोलता है फेयर ट्रायल चलना चाहिए और उसको पता होना चाहिए मेरे सामने गवाहियां हो क्या रही हैं, मेरे वकील साहब सवाल क्या पूछ रहे हैं। ये प्रोसीजर है, ये सिर्फ किताब में लिखी बातें नहीं है, प्रोसीजर है। अगर लोगों तक बात पहुंची होगी और बॉक्स वाले देख रहे होंगे ऐसा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये एक इलीगल प्रोसीडिंग का पार्ट है। उसको पता ही नहीं है उसके ऊपर केस क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कोर्ट में स्टेटमेंट क्या हो रही है, उसको पता ही नहीं है कोर्ट में आज बात क्या हो रही है, क्या बहस हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। मतलब ये तो ये हुआ कि भाई इंसान को उठाओ और जेल में डाल दो और जो करना है कर दो, सजा सुना दो 20 साल, और चल भाई 20 साल जेल में पड़ा रहा है, उसको पता ही नहीं चल क्या रहा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एडमिसिबल, ये खुद बोलता है अपने देश का कानून। तो आप जब इग्नोरेंस की बात कर रहे हो तो यहां पर इग्नोरेंस कोर्ट में भी तो हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो ऐसे बहुत सारे नियम है दोस्त, जो आपने बोला देश का कानून, जो सीरीज आप चला रहे हो, ये पूरा अगर मैं बोलूं तो देश का कानून और आपके अधिकार, इनफैक्ट और आपके अधिकार जो लोगों को पता ही नहीं है। और देखिए अभी पॉक्सो एक्ट पे यार इतने सवाल हैं, और ऑफ कोर्स हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे साथ साथ बस ये भी जानना चाहूंगा कि देखिए जब किसी पे कोई केस फाइल होने वाला होता है ऑब्वियसली थाने बुलाया जाता है। अब लेकिन थाने में बुलाया जा रहा है, पुलिस वाले किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, वेदर दे आर फिलिंग द रिपोर्ट इन एक्यूरेट मैनर और नॉट, तो क्या ऐसे केस में वीडियोग्राफी अलाउड होती है थाने में? देखो आपने तो एक मुझे सिनेरियो दे दिया, ठीक है ना जी, ये सिनेरियो आपके सामने कभी होगा भी नहीं,
पर क्या सिनेरियो होगा वो समझ लीजिए। बताइए। पुलिस आपके पास आई और आपको अरेस्ट करना है, तो जो अरेस्ट मेमो बनेगा ना, वो अरेस्ट मेमो आपके सामने हो रहा है, उसकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। आपका तो फोन ले लेंगे, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझो। पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, इन तीन को पहले आप समझो। मान लीजिए किसी इंसान को चीटिंग में पकड़ा, ओके, 318 का सब सेक्शन 4, ठीक है, और साथ में फोर्जरी के सेक्शन भी लगे हुए हैं। ओके, अब एक इंसान को पकड़ लिया ना, तो आप ये जानते हो कि भाई इस केस के अंदर सजा 7 साल की तो है, राइट। ये जो सजा है ना, ये है बीएनएस। ओके, ठीक है। अब जो पुलिस वाला बैठकर आपको अरेस्ट करने के लिए आया और जो अरेस्ट मेमो बना रहा है, उसको बोलते हैं बीएनएसएस, ठीक है। और वो लाकर जो दिखा रहा है कि तेरे अकाउंट में पैसा आया है, एविडेंस एक्ट, जिसको बोलते हैं बीएसए। ये 3 बातें हैं, ठीक है, कि मतलब सिंपल प्रोसीजर में सजा कहां है, बीएनएस में है, आईपीसी में हुआ करती थी, अब बीएनएस में हो गया। प्रोसीजर का है बीएनएसएस में, जो सीआरपीसी चलता था। किन आधार पर सजा सुनाई जाएगी, सपोर्टिंग एविडेंस क्या है, वो है एविडेंस एक्ट, जो बीएसए बन गया। इनको पहले जानना बहुत जरूरी है, ठीक। ठीक है। अब जब पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करता है ना, तो अरेस्ट मेमो बनाता है। अरेस्ट मेमो बनाएगा, साथ में उसको सर्च करेगा और एक सीजर मेमो बनाएगा कि तेरे पास से ये आर्टिकल्स मिले। क्या मिला है, तू कड़ा पहनता, कड़ा मिला, घड़ी मिली, फोन मिला, गले में चेन थी वो मिला, तेरे वॉलेट से 150 रुपए मिले और तेरा एक वॉलेट मिला। परफेक्ट। ये जो उसने बनाया है, अब इसकी जब उसको अरेस्ट कर रहे हैं वहां पर कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो होगा, आप बना लो वीडियो। दिक्कत क्या है, अब वो आदमी आपको अरेस्ट कर रहा है, पुलिस से ही कहीं से, वो किसी भी स्टेट से आया है, सिविल कपड़ों में बैठा हुआ है और वो आपका अरेस्ट मेमो बना रहा है। यहां पर डीके बासु के जजमेंट का क्लियरली वायलेशन हो गया। डीके बासु का जजमेंट ये बोलता है कि भाई साहब, आप जब किसी को अरेस्ट करने किसी के पास जाओगे तो आप वर्दी में होनी चाहिए और आपकी बैच नेम प्लेट क्लियर होनी चाहिए। यहां मैं आपको कट करना चाहूंगा। एक मेरे को आप बात बताइए कि इतनी मूवीज भी आई हैं आजकल जहां पर वो लोग जब एनकाउंटर भी करने जाते हैं, वहां पर भी किसी को अरेस्ट भी करने जाते हैं, तो वो सिविल यूनिफॉर्म वर्दी में नहीं होते। हाँ सॉरी, एब्सोल्युटली वर्दी में नहीं होते, लेकिन वो ऑन ड्यूटी होते हैं विद परमिशन ऑफ दी उनके जो सीनियर्स हैं। बिल्कुल। तो ये बात कैसे जायज होगी? देखो, ऐसा होता है कि मैं फिर बोल रहा हूं कि ये कुछ इस तरह से है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, दूध उसको मिलेगा नहीं। कैसे? जब एनकाउंटर्स होते हैं तो जिन एनकाउंटर्स पर सवाल उठाए गए, कोर्ट में अर्जियां लगाई गई कि फेक एनकाउंटर है, और वो केस चलता है, लास्ट में उन पुलिस वालों को सजा मिलती है, वर्दी उतर जाती है, जेल काटते हैं वो खुद। देखो, आपको मैं नहीं मार सकता क्योंकि आप इस देश का अभिन्न अंग हो, तो क्या आप अपने आप को मार सकते हो? नहीं मार सकते। आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। जब आप खुद सुसाइड नहीं कर सकते तो क्या देश में किसी को अधिकार है पुलिस तो आपको गोली मार देगा? वो नहीं। इसीलिए पुलिस वाले क्या दिखाते हैं, काउंटर फायर हुआ। इन्होंने पहले गोली मार चलानी शुरू की, हम मर सकते थे, हम लोग ने गोली चलाई इसको, पहले पैर में गोली मारी, तो पैर में जब फिर भी नहीं हुआ, गोली चला तो हमने गोली मारी, तो जो उसके यहां लगे वो बंदा वो मर गया। सेल्फ डिफेंस बोल सकते हो, या फिर पहले अटैक वहां से हुआ था, शुरुआत उन्होंने की थी। तो आप सिविल वर्दी में कौन कौन था और कौन नहीं था, ये तो तब पता चलेगा जब वो केस कोर्ट में जाएगा। फिलहाल तो ये था कि वीडियोग्राफी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ठीक है। कोई भी चीज आपको लगता है कि वो पुलिस स्टेशन में इलीगल हो रही है, आप वीडियोग्राफी कीजिए। पर यहां पर क्या होता है कि आप किसी की ईगो हर्ट कर देते हो। अब मान लीजिए आप बैठे हो, कई बार आप रोड पे जा रहे हो, किससे थोड़ी टच वच लड़ाई झगड़ा हो गया, वो फटाफट निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दे, आपको बड़ा हट सा फील होगा, तुम्हें वीडियो क्यों बना रहा तू मेरी? अरे वो तो पुलिस वाले हैं मेरे भाई, उनको ऐसा लगता है कि मैं तेरे को मार भी सकता हूं, मैं तो गाली भी दे सकता हूं, मैं रिश्वत भी ले सकता हूं। आप उनकी वीडियो बनाओगे और उसको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। इसीलिए थाने में अक्सर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए आप रोड पर लड़ाई झगड़े होते हुए देखोगे, फोन छीनते हुए देखोगे। वीडियो बना सकते हो, आपका अधिकार है, बट इन गुड फेथ, इसको मत भूलना। ठीक है। गुड फेथ के अलावा बनाओगे तो वहां गड़बड़ हो सकती है। सॉर्टेड। ठीक है। हमने शुरुआत में बात करी गरीब लोगों के बारे में कि कैसे वो फंस जाते हैं और कैसे अपना हक के लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन यहां बात आती है कि एक ऐसा समय भी आता है कि जब एक व्यक्ति जेल में होता है, उसके साथ साथ जो उसकी बाहर फैमिली होती है, उस फैमिली पर लेट सपोज कोई भी हेल्थ इश्यूज, कोई क्राइसिस आ जाता है, वेदर इट इज फाइनेंशियली, वेदर इट इज हेल्थ रिलेटेड। सो ऐसे केस में वो अगर बीमार भी बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वाइफ या उसकी फैमिली, तो वो कैसे बेल लेगा, किस बेसिस पे बेल लेके अपने परिवार की मदद करेगा? अगर कर सकता है हाँ या ना, तो कैसे?
देखो, अपने देश के कानून में ना सिर्फ और सिर्फ किसी को सजा सुना देना और बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाना, ऐसे प्रोविजंस नहीं है। ओके वहां निकलने के रास्ते हैं। निकलने के रास्ते कैसे हैं? मान लीजिए उस इंसान का खुद का ऑपरेशन होना है और वो बोलता है मुझे ऑपरेशन करवाना है और मेरा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ठीक से नहीं हो पाएगा, मैं खर्चा बियर करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो, तो वो परमिशन ले सकता है। अब वो कहता है कि मेरी वाइफ बाहर है, उसकी डिलीवरी है, पॉसिबल डिलीवरी है, और आपने मुझे अभी अरेस्ट किया था 3-4-5 महीने पहले, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, अब डिलीवरी होने वाली है, तो हस्बैंड तो रिप्लेस नहीं हो सकता, तो ऐसे में उसको छोड़ा जाएगा कि आप बाहर जाइए, आपकी वाइफ को आपकी जरूरत है। कुछ बस वहां पे कुछ क्लॉज लगा देंगे कि डेली आप वीसी के थ्रू अपीयर होंगे, हर हफ्ते आप पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देंगे, आप जो रिपोर्ट्स है उसको लगाएंगे। पहले तो रिपोर्ट वेरीफाई कराई जाती है, तभी कोई बंदा छूटता है। मान लीजिए कोई इंसान जेल में बड़े ही सीरियस मैटर में 2-3 मर्डर कर दिए उसने, अब उसके फादर की डेथ हो गई, अकेला बच्चा है अपने माँ बाप का, तो क्या उसको अपने फादर की डेड बॉडी को देखने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। क्या अंतिम संस्कार करने की परमिशन नहीं मिलेगी? मिलेगी। कंपैशनेट ग्राउंड भी बनते हैं यहाँ पर। तो बात क्या है, अल्टीमेटली अपने देश में सभी लोगों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है और आप उनके वो अधिकार नहीं छीन सकते। अपना देश जो चलता है ना, रूढ़िवाद पे नहीं चलता है, अपने देश में समाजवाद चलता है। ठीक। अभी आपने एक तरफ से देखा जाए, आपने भी कुछ देर पहले कहा था कि मोबाइल फोन ले लेते हैं। ऑब्वियसली जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो उसकी पर्सनल एसेसरीज, चाहे वो घड़ी हो, कड़ा हो, चेन हो, उसका मोबाइल फोन ले लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस में जब वो इंसान बाहर भी छूट जाता है, उसका मोबाइल फोन उसको वापस चाहिए, लेकिन पुलिस वाले उसको एज एविडेंस के तौर पे अपने पास रखते हैं, तो वो मोबाइल फोन कैसे वापस ले पाएगा अपना? देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपको पुलिस ने पकड़ा जी, और आपका जो केस था ना वो 307 का मैटर है या फिर 109 बीएनएस का मैटर है, इसको अटेम्प्ट टू मर्डर बोलते हो, ठीक। पुलिस ने पकड़ लिया और आपके सर्च में सीजर में फोन को दिखा दिया, गोल्ड चेन दिखा दी, कड़ा दिखा दिया, आपके पास अंगूठी वो दिखा दी, जेब में पड़े थे 5,000 में वो दिखा दी। अब वो पुलिस के पास है और मारा, चाकू जिसने मारा, तो फोन फान का तो कोई लेने देना था ही नहीं उसके अंदर। तो जैसे ही आपकी चार्जशीट लगती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होती है या फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं भी पूरी हुई, आप जेल में हो, एक कड़ा बड़ा ताम झाम तो अप्लाई कर दो ना फटाफट से जमा तलाशी के लिए, आपको छूट जाएगा, वो ऑर्डर मिल जाएंगे आपको। फोन को अगर केस प्रॉपर्टी बना रहे तो बना क्यों रहे हो भाई? फोन में है क्या? और चलो है भी, चार्जशीट लग गई, इन्वेस्टिगेशन पूरी, अब ले लो। ये फोन फान पता है कब ये सीज किए जाते हैं? जब मामला चीटिंग एंड फॉर्जरी का होता है, जब मामला वीडियोग्राफी का होता है, फोन में से कुछ एविडेंस लेने हैं, फोन में से बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट मार दिए गए, फोन में से कुछ रिट्रीव करना होता है, तो ऐसे मामलों में उस फोन की जरूरत पड़ती है, वरना हर मामलों में फोन को रखकर पुलिस करेगी क्या? ठीक है, परफेक्ट वीरेंद्र सर। एक और साथ साथ आपको मैं एक ना एग्जांपल देता हूँ, मेरे को बताना उस केस में क्या सिचुएशन रही होगी। आपने इतना सुना होगा कि करकरडूमा कोर्ट हो गया, कितने भी बड़े बड़े कोर्ट हो गए इन दिल्ली, और वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया, गैंगस्टर वॉर्स तक हो जाती है जब कोई एक ऐसा क्रिमिनल जिसकी गैंग रन हो रही हो, उसको बचाने के लिए यहाँ तक कि कोर्ट में अटैक्स हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या लगता है कि क्रिमिनल पर ही और चार्जेस ऐड ऑन कर दिए जाएंगे, या हो सकता है कि ये एक प्रोपेगेंडा हो? क्या क्या कहेंगे इसमें? नहीं, देखो ऐसा होता है कि अक्सर ना दो गैंग्स के बीच में ये सब चलता रहता है, चलता है। उस गैंग ने किसी एक को मारा, अब उन्होंने मौका देखा, जैसे कि कई बार होता है कि वो ब्लैक कोट पहनकर वकील की ड्रेस में कोर्ट में आ जाते हैं, और वहां पर भी पहली बात तो सवाल ये है कि वो कोर्ट के अंदर पिस्टल या कोई हथियार घुसा कैसे, असला कैसे कोर्ट में आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। सिक्योरिटी बहुत हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो खुद हमारे बैग जिसमें लैपटॉप या टैब होता है, उसको भी वो स्कैन मशीन से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसके पास वो असला पहुंचा कैसे? और अंदर गोली चल गई, अरे भाई बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है कोर्ट रूम का मतलब होता है वहां से डिसाइड होगा, आप एक्विट होगे, सजा मिलेगी आपको। वहां तो एक डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ भी होगी ना, तो यहां पर कब बोलते ना कि राम से मरा बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और असला कोर्ट के अंदर, ये बड़ा ही सीरियस चीज है। और मान लीजिए कोई इंसान पेशी पर लाया गया, 2 पुलिस वाले साथ में लेकर आ रहे हैं, सामने वाले ने कोर्ट में से हथियार बना दिया और सामने उसको घुसेड़ दिया अंदर पेट में, फिर क्या करोगे आप? अब ऐसा हुआ, जिसने क्या ऐसा अपराध किया, पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर तो एक केस नया दर्ज हो गया, एफआईआर नहीं दर्ज होगी, बात वो नहीं है। बात यह है फिर कोर्ट में सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। हम जो वकील है ना, हम जो क्रिमिनल वकील हम लोग होते हैं, हमारी लाइफ कोई इतना इजी नहीं है। हम सोचे हम डेली कोर्ट जाएंगे, आराम से फीस ले, घर पे आके बैठ के सो जाएंगे, नहीं। हम जिन केसेस को लड़ रहे होते हैं,
अपोजिशन जो है या अपोजिट जो पार्टी है, मान लीजिए जी। एक केस में लड़ रहा हूं जिसके अंदर की उसके भाई का मर्डर हो गया, उसकी बहन वो केस लड़वा रही है, अब मैं जिसके अगेंस्ट में लड़ रहा हूं, केस को प्रेजेंट कर रहा जी। हूं, वो एक क्रिमिनल है, तो क्या हम पे अटैक नहीं कर सकता? पॉसिबल है, कर सकते पर वो ये भी जानता है अटैक कर दिया ना तो उस कोर्ट में तो कोई वकील उसका केस लड़ेगा नहीं, और वो उस केस के अंदर बिना सजाए कराए मानेंगे नहीं सारे वकील लोग, क्योंकि इनकी वकील जो हम वकीलों की जो फ्रेटर्निटी है और जो हमारी जो यूनिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बात क्या होती है कि जेल के मतलब कोर्ट के, हम तो जेल में भी देखा है, जेल में लोग मर जाते हैं, लोगों को मारने वाले जेल में मार देते हैं। देखो इंसान के दिमाग को तो स्कैन नहीं कर सकते ना, आप सोच क्या रहा है, वो प्लानिंग क्या कर रहा है, जब तक वो एक्शन में नहीं आएगा पता कैसे लगाओगे? और वीरेंद्र सर, कोर्ट में भी जेल की जैसी सुविधाएं मौजूद हैं? देखो ऐसा होता है कि मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया था कि रोजाना जेल से लोग बाहर निकलते हैं। क्या ऐसा होता है कि जेल से आज एक गाड़ी निकली और गाड़ी कोर्ट के बाहर खड़ी हो गई, जिसका नंबर बोलेगा गाड़ी में उतारेंगे, उसको ले जाएंगे, पेश कराएंगे, फिर गाड़ी में रख देंगे? ऐसा नहीं होता। हर एक कोर्ट में एक छोटी जेल बनी होती है, खारजा भी लोग बोलते हैं उसको हिंदी में, या हवालात भी बोलते हैं उसको आप। तो जब भी सबको लाया गया ना उस वैन से या उस गाड़ी से लेके आए, उन सबको उतार कर उसके अंदर डाल देते हैं, सबकी बकायदा एंट्री होती है, उसका नाम क्या, उसका ये क्या। कई बार वकील साहब ये चेक करने के लिए कि मेरा क्लाइंट आया कि नहीं आया, उस हवालात में जाते हैं और बाहर पूछते हैं कि भाई इस केस के अंदर एक्स सन ऑफ वाई क्या ये आया है? तो उसकी वकील साहब एफआईआर नंबर बताओ, हम बोलते हैं हाँ जी आया है। हम बोलते हैं एक्स सन ऑफ वाई आया है? सर ये अभी तक तो नहीं आया। टाइम देख 11:30 हो गए, आएगा वो? कोई इन्फॉर्मेशन है? कैसी इन्फॉर्मेशन? कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब वो आ ही नहीं रहा तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि गवाही उसके एब्सेंस में हो रही है, वो सेम वही तो चल रहा है। तो हर एक कोर्ट के अंदर एक हवालात होती है, सभी कैदियों को लाके वहां रखते हैं, और जैसे जैसे कोर्ट में बुलाना शुरू होता है उनको लाते जाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, केस में जो चलना चलते हैं और उनको वापस लाके वहीं डाल देते हैं। उसके बाद जब गाड़ी वापस जाती है जेल की तरफ, वापस गाड़ी में बिठाते, काउंटिंग होती है, एंट्री होती है, वापस ले जाते हैं। और क्या वकील हो गया या उस क्रिमिनल की फैमिली होगी डायरेक्टली जेल में जाके मिल सकती है उस क्रिमिनल से? क्या लगता है आपको? देखिए आप ना मिल सकते हो, आपका परिवार, खुद का आपका परिवार भी, खुली मुलाकात भी बहुत सारे जेल में अलाउ होती है कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर अगर वकील है, जैसे दिल्ली की बात मैं आपसे करता हूं, वकीलों को अपने क्लाइंटों से फिजिकली मिलने की परमिशन होती है। 3 से 5 का टाइम है तिहाड़ जेल का, आप जा सकते हो। मेरा कोई क्लाइंट जेल में है तो मैं क्या करूंगा, वकालतनामा जो मेरा साइंड वकालतनामा है, एक एप्लीकेशन, अपना लाइसेंस की कॉपी लगाकर मैं अंदर एंट्री कर दूंगा और जाकर वो दूंगा। फिर वो मेरे जो भी मेरा क्लाइंट है उसको बुलाएंगे, बुलाने के बाद मेरी वहां आवाज लगेगी कि वीरेंद्र वर्मा एडवोकेट आप यहाँ पे आइए। तो मैं वहां पहुंचता हूं, अपने क्लाइंट से बैठकर फ्रंट टू फ्रंट हम बात करते हैं। और जो हम फ्रंट टू फ्रंट बात करते हैं, ये कोई किसी के सामने रिकॉर्डिंग ये सब नहीं होती, वो आराम से खुल के बोलता है, हम भी खुल के बोलते हैं। इवन छोड़िए, अंदर ये भी अलाउड है कि अंदर से फोन को अलाउ कराया जा सकता है, और रोजाना उस अंदर के फोन से वो रोजाना अपनी फैमिली के एक मेंबर को कॉल भी कर सकता है, बात कर सकता है उनसे डेली। सही हो कि नहीं हो, ये क्यों दिया गया है ये सब कुछ? आर्टिकल 21 में, लाइफ एंड लिबर्टी। लोगों को आप किसी को भी मतलब भेड़ बकरी की तरह या फिर जानवरों की तरह आप उठाकर कैद में नहीं डाल सकते। परिवार भी जाके मिल सकता है, परिवार वीसी से मीटिंग भी कर सकता है। हम लोग फिजिकली ही जाएं जेल में, मुलाकात की जरूरी नहीं है, हम तो वीसी से मुलाकात भी कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ऑप्शंस बन गए इसके अंदर, तो ये अलाउ होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और वीरेंद्र सर देखिए, सबसे बड़ा जो मोमेंट आता है अरेस्ट के टाइम, अरेस्ट के टाइम एक्चुअल में क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रूफ चाहिए होते हैं? क्योंकि यार अब एक बंदा घर में बैठ के टीवी देख रहा है, उसने कोई क्राइम कर दिया, उसको पता ही, पुलिस आ रही है, लेकिन पुलिस बताएगी भी तो उसको, ये थोड़ी है कि सीधा घर में घुस के उसको उठा के चल थाने चल के बात करेंगे। उसको या तो फिर अरेस्ट वारंट, ये तो टीवी में दिखाते हैं कि यार देना होता है कि वारंट लाया है, कि वारंट लाया सबूत है तेरे पास, ये बनती है, रील हाँ, बनती है बहुत सारी। तो बताओ मेरे को इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि अरेस्ट अगर कर रहे हैं उसको, तो पुलिस वालों पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अरेस्ट के लिए? देखो इस पे जाने से पहले ना 2-3 बातें मैं थोड़ा सा मतलब मेंटली बताना चाहूंगा लोगों को। पहली बात तो ये, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा केस दर्ज हो गया ना, आपने किया था या वो जबरदस्ती हो गया या फर्जी में आपका नाम आया, मैं आप सबको ये बोलना चाहूंगा, उस मुकदमे के चक्कर में ना पूरी जिंदगी दांव पे मत लगाओ। बहुत से बात, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं, और जिसने भागना शुरू किया, कमाई बंद, जीरो, फैमिली सफर कर रही है, बच्चे सफर कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल छोड़वा दिया, बच्चों को भी साथ लेके भाग रहे हैं, आज यहां कल वहां घूम रहे, 1.5 साल 2 साल हो गया, पूरी की पूरी फैमिली को तहस नहस कर दिया। और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई भाग क्यों रहा था, कैसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और मैं तो कुछ किया भी नहीं,
अबे भाई तेरा चीटिंग का ही तो अपराध है। तेरे अकाउंट में 17 लाख रुपए आए, आई एग्री, तूने निकाल के किसी को सामने वाले को दे दिए, फर्जी तरीके तेरे अकाउंट में पैसा लिया, कुछ कमीशन तूने लिया, अरे तू जेल जाएगा, 2-3-4 महीने तेरी बेल हो जाएगी। अबे कौन तेरे हाथों की मेहंदी छूट जाएगी, या कौन से तेरी दुनिया लुट जाएगी, या तेरा फांसी भी लटका देंगे, तो सूली पे चढ़ जाएगा, तेरे जाके वो काल कोठरी में डाल देंगे। ऐसी दिक्कत क्या थी जो तूने अपनी इस थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम के चक्कर में पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। बहुत सारे लोग हैं मेरे पैसे जो लोग आगे मिलते हैं। देखो मैं तो ये बोलता हूं कि अपने देश में ना, देखो ये बोला गया जब आप किसी को अरेस्ट करने आओगे तो उसका अपराध बताओगे जी, ये भी बताओगे आपको सजा कितनी हो सकती है। मैंने ये खुद लाइव अपनी आंखों के सामने देखा है थाने में बैठकर। एक बार मैं गया था, मेरे क्लाइंट ने मुझे बुलाया कि सर यहाँ पे मुझे अरेस्ट किया हुआ है और प्लीज आप आ जाइए। मैं वहां पहुंचा तो जैसे ही बैठा तो वो तो बंदा बिल्कुल मुंह का डाउन पड़ा हुआ था। जैसे ही जाके पास में बैठा कि वकील मिल सकता है, 41D CRPC अलाउ करता है। जैसे जाके मिला तो उसने बोला सर मुझे उम्र कैद हो जाएगी। उम्र कैद हो जाएगी, FIR दिखा कहाँ है? ऐसे मुझे दी नहीं लोगों ने FIR। मैं तो ये भी नहीं बताया तेरा पंगा क्या है। सर ये बोल रहे कि फॉर्जरी केस में तेरे को उठाया है। अब इसमें उसको जब बोला गया फॉर्जरी का जो सेक्शन बोलता है IPC का तो 467, और हम BNS की बात करें 336 का जो बात करता है उसमें उम्र कैद तक के प्रोविजन का प्रावधान है। आई अग्री। पर कितनों को उम्र कैद हुई है आज तक फॉर्जरी के केस में? पर जैसे ही उठाते हैं ना, इससे पहले पुलिस वाला क्या बोलता है, बेटा उम्र कैद तक होती है इस केस में, उम्र कैद होगी तेरे को। पर ये नहीं बताया सेक्शंस क्या है, ये नहीं बताया अपराध क्या है। अब आपने बोला कि पुलिस ऐसी घर में आएगी उठा के ले जाएगी। अरे भाई ले जाएगी, ले जाती है। मैं सवाल देता हूं फिर से, अभी सवाल दिया था ना मैंने सबको, एक दोबारा होमवर्क देता हूं सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं। कितनों को ना तो ग्राउंड बताया गया, ना केस बताया गया, ना FIR कॉपी दी गई, ना सेक्शन बताए गए और उठा के जेल में डाल दिया गया। ऐसा ही होता है मैक्सिमम केस में, ऐसा ही होता है। कमेंट आएंगे तो पढ़ना नहीं चाहिए आप। कैसे कैसे फाइट कर सकते हैं इस चीज से? अब जैसे ही आए, जैसे मैंने अब क्या बोला कि जब पुलिस वाले आए भी घर में कैमरा लगे होंगे, मैं तो ये भी देखा है घर में आए बंदे को उठाया, तलाशी ली, गोल्ड वोल्ड कुछ मिला, पैसे मिला, जब्त कर लिया, लेके चलते बने। अरे चोरी बोलते हैं इसको भाई, लूट बोलते हैं इसको। अगर आपने कुछ बरामद की कर ली तो जाके दिखा दो ना, उसमें आप सीजर मेमो बना दो, उसका सर्च एंड सीजर मेमो आप बनाओगे ना, लिख दो उसमें सारा सामान मेरा, मैं अपना प्रूफ कर लूंगा। कैसे मुझे प्रूफ करना है भाई? ऐसा नहीं होता। उम्र कैद का प्रावधान है। चीटिंग फ्रॉड जैसे मामलों में, नॉर्मल से केस में आपका अगर नाम आ गया 2-4 महीने में आपकी बेल हो जाएगी। चार्जशीट लगने के बाद मैक्सिमम लोगों की बेल हो जाती है। पर ये बातें आपको बताई नहीं जाएगी क्योंकि डर जब तक रहेगा जी, तब तक लोग और डरेंगे अपराध करने से। पर देश का कानून तो यही बोलता है ना कि जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, चार्जशीट इज फाइल, तो उसके बेल के ग्राउंड्स बन गए। जब स्ट्रॉन्ग कोई एविडेंस सामने नहीं है तो आप उसको बेल दोगे। अरे मत दो, 6 महीने 8 महीने साल भर बेल हो जाएगी उस सामने वाले की। अब वो आदमी जो 2 साल से भाग रहा था, बच्चे के स्कूल नहीं गया, घर में चवन्नी नहीं है, वाइफ का सब कुछ गोल्ड वोल्ड बेच दिया, तो रहा कहां? उस आदमी ने फुंसी को नासूर बना दिया। देखो ऐसा होता है, हम जैसे जो वकील है ना जी, हम तो खुलकर बताते हैं कि भाई तुम्हारे क्या अधिकार है। एक बड़ी बढ़िया, एक मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, बोलते हैं कबीरा खड़ो बाजार में लिया कुलाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम समाज से, गलत लोगों से लड़ सकते हो, लड़ने का दमखम है, तो वकील कहता टेंशन डाले मैं देख लूंगा। क्या बात है, क्या बात है। अगर वो डरता ही बहुत है और वो नहीं कर सकता, उसके घर से उसकी वाइफ का मंगलसूत्र, उसका जेवर जो भी था, घर से पैसे, फोन फान, क्रेडिट कार्ड सब उठाकर ले गए और पुलिस वाले पर्सनल यूज में उसको इस्तेमाल कर लिया, और तुम फिर भी आवाज नहीं उठा रहे हो, फिर क्या होगा? भगवान ही मालिक है तुम्हारा, कोई मालिक नहीं हो सकता। अच्छा, बड़ा ही लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। लेट्स सपोज कि आपके वर्बल आर्गुमेंट्स हो जाते हैं विद एनी पुलिस पर्सन ऑन रोड, हाँ। चाहे कोई भी लोकेशन हो। अब लेकिन पुलिस वाला आपको अब्यूज कर देता है और पुलिस वाला आप पे हाथ उठा देता है ऑन ड्यूटी। ऐसे केस में डू यू हैव एनी राइट्स टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट पर्सन? अगर यस, तो क्या वो अधिकार रहेंगे? पहली बात तो पुलिस वाला आपको मार नहीं सकता। आपको मारा किस कंडीशन में? अगर उसकी वीडियोग्राफी मिल गई ना कि आप कहीं जा रहे थे, पुलिस वाले ने आपको रोका, बातें हो रही हैं, उसने आपको थप्पड़ खींच के मारा, उस पर एक्शन होगा। पुलिस वाले की वर्दी उतर सकती है, सस्पेंड, टर्मिनेट भी हो सकता है। अब आपने बोला कि भाई मैं जा रहा था, इसने मुझे वहां पे रोका, रोकते रेड लाइट तोड़ के आया, तो मैंने, मुझे रेड लाइट तो मैंने देखी नहीं, टूटी नहीं,
तो कह रहा लाइट क्यों तोड़ी है, पेपर दिखा, मैंने पेपर दिखा दिए, वीडियो में दिखेगा पेपर दिखा रहा है वो आदमी। फिर उससे बोला कि भाई तेरे ऊपर चालान काटूंगा 10,000 रुपए का। उसने बोला जी मुझे वो मेन्यू दिखा दो जिसमें क्या लिखा हुआ है ना कि मेरे कितने की मेरा चालान कटेगा, ताकि मैं समझ सकूं प्लीज। ये उसका राइट है पूछने का, कोई गलत बात तो नहीं की। कह रहा मेन्यू देख ले, थप्पड़ ले, उसे कान में जड़ दिए थप्पड़। और पुलिस वाला बोल रहा था तू 5,000 दे और निकल, 10,000 चालान कटेगा तेरा। इसको बोलते हैं कि पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी। रिश्वत मांगी बोला, एग्री। सीधा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो 1988 का जो करप्शन एक्ट है, सेक्शन 13 और 7 में यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। आप कंप्लेंट करो उस पुलिस वाले की, और पुलिस सपोर्ट करेगी अगर पुलिस वाले की 100% कंप्लेंट कर रहे हैं तो। अरे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट बनाया गया ना, इसमें पुलिस वाले का थाना उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। आप विजिलेंस में भी जाओ ना, विजिलेंस जाइए, आप कंप्लेंट कीजिए, लोकल थाने में भी कंप्लेंट कीजिए, आप कंप्लेंट करो। उसने पैसा आपसे मांगा है, पैसा ना देने की वजह से आपको उसने मारा है, ये कारण है उसके मारने का, और वो आदमी तुमको धमकी दिखाते हुए थाने बंद कर दूंगा। देखो ऐसा होता है, पुलिस वाला आपको मारपीट नहीं कर सकता। वो किस पर्पस के लिए उसने हाथ उठा दिया उसे ये बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। बिना बात के किसी भी इंसान की जो रेपुटेशन है, डिग्निटी है, उस पर कोई भी इंसान डेंट नहीं दे सकता। गॉट इट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, और देखिए अगर हम कोर्ट रूम्स की ही बात करते हैं, आज की डेट में इतने ज्यादा एडवोकेट्स वगैरह हैं, तो एक आम इंसान के लिए, गरीब के लिए सिलेक्शन ऑफ एडवोकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमने बात तो कर ली लॉस की, लेकिन सिलेक्शन ऑफ एडवोकेट कैसे करें, वेदर इट इज अ प्राइवेट वन और वेदर इट इज अ गवर्नमेंट वन। क्या ऐसे पॉइंट्स देखे कि एक अच्छा वकील, एक इंसान समझ पाए कि यार ये क्वालिटीज है और ये एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सच्चाई का साथ बहुत कम लोग देते हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनीवन, बट यस इट्स अ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी। क्या कहेंगे इसके बारे में? एक बहुत बढ़िया बात किसी ने बोली है, वो बोलते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा और विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मतलब जो खुद के देश में सिर्फ राजा की पूजा उसके देश में ही हो रही होती है, मतलब उसके आसपास ही हो रही होती है। विद्वान जो होता है ना, वो हर जगह पूजा जाता है। क्या बात, ठीक। अब बात ये आती है कि वो वकील साहब का चयन कैसे करें। अरे भाई क्या जरूरत है वकील साहब की? क्या देश का कानून आपको अधिकार नहीं देता अपने केस को खुद प्रेजेंट करो? क्या बात कही सर आपने, क्या जरूरत है? अगर आपको इतना ज्ञान है कि वकील साहब को कैसे मैं जस्टिफाई करूं, वकील साहब का इंटरव्यू कैसे लूं, वकील साहब को जानूं पहचानूं कैसे, तो आप केस खुद भी तो प्रेजेंट कर सकते हो। एक असिस्ट के लिए रख लो। अरे ऐसे पॉडकास्ट बहुत मिलेंगे, एजुकेशनल पॉडकास्ट, आप सीखो उनसे क्या क्या बोल रहे हैं, किताबों को पढ़ो, पढ़ना पड़ता है खुद अपनी बातों को। दूसरी बात, अब क्या होता है, देखो आपको बहुत सारे वकील साहब मिलेंगे, उम्र तो उनकी है 55-60 साल की, बट लॉ अभी करिए 2-3 साल पहले। okay. अब पता कैसे लगाओगे वकील साहब को कितना एक्सपीरियंस है? नहीं, आप सामने तो खड़े होकर नहीं पूछ पाते। अब मान लीजिए एक वकील साहब है, उनकी उम्र टोटल 35 साल है, और उन वकील साहब को एक्सपीरियंस भी 5-7 साल का ही है, पर इन 5-7 साल में कम से कम 500 केसों में खड़े हो चुके हैं अब तक। तो वकील बनता है एक्सपीरियंस से, वकील बनता है नॉलेज से, वकील बनता है अपने ज्ञान से। वकील ऐसे नहीं बनता कि कोई फैंसी वकील है या फिर कितने आलीशान बंगले, कितनी आलीशान ऑफिस, कितनी आलीशान गाड़ियों में है, ऐसे नहीं। हम फैंसी वकील की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, ये मेरा पॉइंट था। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके नॉलेज की, उसके ज्ञान की। कोर्ट में तो ज्ञान बोलता है ना, ज्ञान से ज्ञान टकराता है। आप विद्वान से विद्वान, हम अभी अधिवक्ताओं के नाम के शुरू में लगता है, क्या लगता है? विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड एडवोकेट। विद्वान तो पहले दे दिया हमें। देखो क्या होता है ना, जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं ना किसी केस को लेकर प्रेजेंट होके, ये बात आता हूं आपको, अच्छा जो वकील होगा ना, वो उस केस से ज्यादा अपनी रेपुटेशन के लड़ता है। जब कोर्ट में खड़ा होगा ना, पूरी फाइल पढ़ के आएगा। क्यों? जब मैं आर्गुमेंट कर रहा हूंगा ना, तो मेरे पीछे कई सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो मुझे जानते हैं। वो जानते हैं कि ये आदमी वो है, इसको हमने इस कोर्ट में देखा है, ये आदमी इलेक्शन में खड़ा था, हमने इसकी वीडियो देखी है, बहुत तरह की बातें होती हैं। तो वो इंसान जब केस को लड़ रहा होगा ना, तो अपने लिए लड़ रहा होगा। तो ऐसे में वकील साहब के जो विद्वान, जो मैं बोल रहा हूं अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता जो बात बोल रहा हूं, कि नॉलेज वहां टकरारी होती है। एनडीपीएस में बंदा एक केस लड़ रहा है, उसने बोला कि सर मेरी दुकान में घुस गई, मेडिकल मेरा स्टोर था, घुसने के बाद में इन्होंने ये सब कुछ बनाया और एक केस दर्ज कर दिया, उठा के जेल में डाल दिया। अब जो अधिवक्ता साहब आएंगे, अधिवक्ता साहब क्या बोलेंगे? जनाब इस केस में हुआ क्या कि इस केस में पुलिस वाले वहां पर आते हैं, सब कुछ सामान देखते हैं, बट मुझे 42 का नोटिस नहीं देते हैं। नोटिस एक मैंडेट प्रोविजन है सर, नोटिस नहीं देते हैं, सब कुछ सामान जब्त करते हैं, वीडियोग्राफी नहीं करते हैं। वीडियोग्राफी करना एक प्रोविजन है सर, वीडियोग्राफी कर ली, सब सामान जब्त कर लिया, इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था,
तो विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस का होना एक प्रोविजन है। सर सामान मिला, सारी की सारी जितनी भी टैबलेट्स थी सारी खोल खोल के एक पन्नी में भर ली, वो गलत हो गया। अब वो कहता है सर 100 टोटल स्ट्रिप्स मिली, एक में से एक मेडिसिन निकाली, उसको एफएसएल भेज दिया। वो कहता है कि जितनी भी दवाइयां बरामद करी उसकी आइटनरी बनाई ही नहीं। अभी तो बात एनडीपीएस की बात कर रहा हूं मैं इसके अंदर। अब ये सब कुछ होने के बाद में कोर्ट चला गया, वीडियोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी नहीं, कुछ भी नहीं, और कमर्शियल क्वांटिटी का केस है। अब केस कोर्ट में चला गया, अब कोर्ट में गया, वो कहते हैं सर इसके अंदर 8 महीने हो गए, चार्जशीट फाइल नहीं हुई अब तक। क्यों नहीं हुई? एनडीपीएस का केस है, 1 साल तक चार्जशीट लगा सकते हैं। अरे पर 6 महीने के बाद एक रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, डिफॉल्ट बेल का अधिकार बन जाता है। आप समझो, जब कोर्ट में एक वकील केस लड़ रहा होता है ना, कोर्ट में केस कई तरह लड़े जाते हैं, बट बेसिक उसके रूल 2 है। ठीक है। पहला रूल क्या होता है? वो कहते हैं मेरिट्स ऑफ द केस। केस के मेरिट्स क्या बोलते हैं? ठीक है। पुलिस वाले आए, एनडीपीएस के केस में पुलिस वाले आए, वहां पर खड़े हुए, दुकान के अंदर घुस गए, सब कुछ बरामद किया, बाहर आए, लोगों को बुलाया, ये तो होगी एक मेरिट्स ऑफ द केस। जो मैंने आपको बोला कि क्या क्या चीजें फॉलो नहीं की गई, इसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ। जितना मामला सीरियस, उतना ज्यादा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्लैश करेगा, स्टोरी नहीं चलेगी। आपको मैक्सिमम केसेस में आप फिल्में जो दिखते हैं ना, स्टोरी कि उस रात को 2 बजे 2:05 में आप वहां से आए थे, तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो सवाल हो रहा है ना, ये सवाल कई बार इन सवालों से ऐसे जवाब मिल जाते हैं। जोली एलबी 2 मूवी देखोगे तो वो बोलता है या अल्लाह, कुछ ऐसा वर्ड बोलता है, वो अल्लाह पकड़ लेता है। अरे भाई कोर्ट में इतना वक्त मिलता ही नहीं है। मैंने सैकड़ों केस में देखा है ऐसा कि मैंने क्रॉस किया, सवाल का जवाब मैंने ले लिया, उसने दिया था वो सवाल का जवाब 1-2 वर्ड में जो मेरे फेवर में था, पर जैसे ही मैं लिखवाने लगा तो वहां से पीपी साहब का जवाब आया, नहीं ये तो उसने बोला ही नहीं। अरे भाई अभी सामने तो बोला, रिकॉर्डिंग तो कहीं हो नहीं रही, अब लड़ तो सकते नहीं। जज साहब बोले हाँ क्या हुआ, कहता बीच में बताओ क्या हुआ। अरे जज साहब आपने पहले तो सुना नहीं, जो उसने मुंह से बोला, जो मेरे काम की बात थी, बाद में अपने शब्द पीपी साहब ने उसके मुंह में डाल दिए, अब वो थोड़ी दोबारा बोलेगा। कोर्ट में नहीं चलता ये सब, कोर्ट में नहीं चलता। ये फिल्मों में देखने में बड़ा अच्छा लगता है आपको कि भाई ऐसा हुआ, वैसे लड़ा, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा नहीं होता। कई बार जब हम कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं ना, कोर्ट का माहौल बहुत गर्म हो जाता है। फिर कई बार हम जब जज साहब को बोलते हैं जनाब मेरे केस की भी प्रोसीडिंग चल रही है, प्लीज अब इसको ध्यान दें, वरना इसमें बहुत सी चीजें ऐसी जो कि इलीगलिटी की तरफ चली जाएगी। तो जज साहब कई बार काम छोड़ के ध्यान देते हैं, हाँ बोलो। तो मेरा मानना है, जैसे मैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं, हम सब ना रोल प्ले कर रहे होते हैं कोर्ट के अंदर खड़े होकर। जज साहब का अपना रोल है, पीपी साहब का अपना रोल है, मेरा अपना रोल है, आईओ खड़ा है उसका अपना रोल है, साथ में स्टेनो का अपना रोल है। इन सब का दर्शक सिर्फ एक होता है मेरी नजर में, वो जिसके ऊपर केस चल रहा है। अब वो बताएगा, अगर मैंने अच्छे से क्रॉस किया, अच्छे से अगर वहां पे क्रॉसिंग कर ली, अच्छे से आर्ग्यूमेंट किया, तो कहेगा मूवी बड़ी अच्छी थी। और सब कुछ उसके अगेंस्ट चला है तो क्या बोलेगा, मूवी बड़ी खराब थी यार, एक्टर ही सही नहीं है इसका। तो अब समझो सर, कई बार हमें कोर्ट में सब कुछ देखते हुए शांत रहना पड़ता है, हमारी स्ट्रेटेजी होती है वो। और क्लाइंट क्या लगता है, अरे वकील साहब बोले ही नहीं। अरे भाई उछल कूद करने वाले से क्या होगा? क्या उछल कूद करने से ही केस जीते जाते हैं क्या? मैं उन सभी लोगों को एक छोटी सी, बस ज्यादा नहीं 2-4 सेकंड टाइम लेके कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी लोग केस लड़वाते हैं उन्हें 2 बातें ध्यान रखनी चाहिए। एक बार एक जंगल में क्या हुआ कि जंगल में काफी सारे लोगों को भड़काया एक बंदर ने कि शेर इसके बस की नहीं है रात चलाना। अरे इसकी पावर मेरे हाथ में, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे चला जाता है। यहां पर तो क्या होता है, शेर बाहर निकलता है, किसी को पकड़ता है, खाता है, और जिंदगी मस्त चल रही है, और तुम सब डर के जीते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा, आप मुझे राजा बनवाओ। राजा उसको बना देते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, उस जंगल में एक एनाकोंडा आ जाता है भाई, अच्छा सा एनाकोंडा, और वो आता है, पेड़ों पे घूमता है, जो मिलता है जानवर उसको खा जाता है। और ये चल रही थी बहुत दिन तक कहानी। अब सब भागे भागे आए उसके पास, अरे बंदर भाई तू राजा बना है, कुछ तो कर। कह रहा कुछ करूं, अभी देख करता हूं। वो भागकर एक पेड़ पे चढ़ता है, ऊपर देखता है, नीचे भाग के आता है, दूसरे पेड़ पे चढ़ता है, फिर भागता है, और ये सुबह शाम वो भागता रहता है, पेड़ों पे चढ़ता रहता है। सब कहते कर क्या रहे हो, कुछ करके दिखाओ। कह रहा देख, एनाकोंडा मेरा मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा मुझे ये सब नहीं पता, अगर मेरे एफर्ट्स में कोई कमी है तो बता। मतलब एफर्ट्स क्या लगा रहा है वो, दिखाने के लिए कि देख मैं कितने एफर्ट्स लगा रहा हूं। यार एफर्ट्स नहीं होता, न्याय मिलने से ज्यादा न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए। क्या बात है। आप, ये होता नहीं है कोर्ट में। कोर्ट में अगर हर वो प्रैक्टिकल चीजें होने लग जाए ना, जो प्रैक्टिकल चीजें हम लोग बातें बोलते हैं, तो शायद चीजें बदल जाए।
तो ऐसे में केस चाहे कोई भी हो, बहुत छोटा केस हो, बहुत बड़ा केस हो, वकील साहब पर भरोसा रखें। वकील साहब अगर सही बातें आपको बता पा रहे हैं, सही तरीके केस को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, अब ये मत सोचो कि वकील साहब के पास कोई जादू की छड़ी है, वो चला दे तू बाहर, अलादीन चल बेटा बाहर निकल, ऐसा नहीं होता। तो यहां पर क्या होता है, विश्वास रखो। और अगर जब भी कोई भी क्लाइंट दिखाता है ना, उन पर ट्रस्ट थोड़ा कम दिखाता है या सोचता है कि मैं वकील साहब पे चढ़ जाऊं, तो भाई तुम जो चढ़ने वाले एक 50 घूमते हैं। वकील ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है। फिर वकील कह रहा तुझे केस लड़ना है, तू ही लड़ ले, फिर केस सारा तू ही लड़। वकील अपनी फीस से मतलब है, वकील अपनी फीस ले रहा है, वकील की बात को सुनो। आप वहां मामा मत बनो खामा खामा। और आपको वकील साहब समझ नहीं आ रहे, चेंज करो। किसने मना किया आप चेंज करने के लिए? पर मैं फिर आपको बता रहा हूं, वकील आपके साथ वहां खड़ा होगा जहां कोई खड़ा नहीं होगा। बड़ा माहौल गर्म हो जाएगा और कुछ होने वाला है कोर्ट में। पुलिस वाले हरकत गलत करेंगे, वकील रोक लेगा, हाँ भाई कैसे पीछो, ऐसे बोलेगा वकील साहब, ऐसे बोलेंगे उस आईओ को। जज साहब ने कुछ गलत वर्ड तो बोले, जनाब देखिए आप किसी की मोडेस्टी को आउटरीच कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी इंसान को भी अपराधी नहीं है। बोलते हैं एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक कि वो गिल्टी प्रूव नहीं होगा तब तक वो इनोसेंट है, अपराधी नहीं बोल सकते उसको। अब दो एक वर्ड आते हैं इसका, मुलजिम और मुजरिम। सुने मैंने, मतलब बताइए। मुलजिम और मुजरिम, बोलते हैं कि मुलजिम आ गया क्या, और मुजरिम सजा होगी उसको। मुलजिम सजा नहीं हुई उसको अभी। तो अब क्या है कि ऐसे में वकील पर तो आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगर केस से सही वक्त पे निकलना चाहते हो, वकील को सब बातें बताओ, खुलकर बताओ। और वकील साहब सही से केस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वकील साहब चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट, एंड आई होप कि ये उन लोगों तक पहुंचे, उन फैमिलीज तक पहुंचे, उन स्पेशली फॉर द पीपल हु आर इन जेल, और स्पेशली जिन लोगों को जबरदस्ती सजा हो गई है और वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं कानून के सामने आने पर। तो ये पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल है कि जिससे उनको कानून का ज्ञान हो, क्योंकि कानून के यहाँ देर है अंधेर नहीं, इसलिए कानून पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और स्पेशली आपका भरोसा वकील पर भी उतना ही जरूरी है जितना कानून पर। बिल्कुल सही। देखिए मैं ये बोलता हूं कि आपका किसी भी अपराध में नाम अगर आ गया जी, डरने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं अपराध हो गया, मैं मानता हूं जी, पर वो अपराध अनजाने में हो गया, अरे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त के बाद आपकी बेल हो जाएगी और बाद में आप एक्विट भी हो जाओगे, बरी हो जाओगे आप। डरने की जरूरत नहीं है उस थोड़े से एक डिस्टेंस के मामले में कि कुछ दिन आप जेल में जाओगे। पूरी जिंदगी को दांव पे मत लगाओ यार। पूरी जिंदगी दांव लगाने का मतलब आप भी दांव पे लगे, फैमिली भी लगी, रेपुटेशन भी गई, पैसा भी गया। जब भागना शुरू करते ना पुलिस वाले आपके घर पे और आना शुरू करते हैं। वो जानते हैं पुलिस वाले घर पे नहीं है वो, पर आपकी इंसल्ट करने के लिए आते हैं। 82 की प्रोसीडिंग का मतलब इंसल्ट करना है। जब प्रोक्लेमेशन किसी का इशू होता है, प्रोक्लेमेशन अपने आप में बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है कि भगोड़ा करार कब दिया जाता है। पर मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे मत भागिए। अरे मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं, कख नहीं आता उन्हें और कुछ भी नहीं करना उन्हें बाहर आके, पर क्या परेशानी होती है, सर मुझे बस 2 दिन के लिए बाहर निकाल दो, सर मैं अभी 4 महीने सर जेल में हूं, सर मेरी इंटरव्यू करा दो 10 दिन के लिए। मैं पूछता हूं क्या करता है तू बाहर, ऐसा क्या सा काम है तेरा कि तेरे बाहर आए बिना, मतलब तू बाहर आएगा ईरान और यूएसए का वॉर रुकवाएंगे, या ऐसा तू क्या करेगा बाहर आके कि बाहर आते ही तो अपने बच्चों को ऐसी महल वहल खरीद के दे देगा, क्या करेगा? कहते सर बाहर आऊंगा, कुछ मैनेज कर लूंगा, कुछ मैनेज कर लूंगा, मतलब तो खुद अभी डाउट में है, बस तुझे बाहर आना है 1 हफ्ते के लिए। या तो वकील साहब की स्ट्रेटेजी हो किसको बाहर निकालना है, किसी भी ग्राउंड पे अंदर करवाना है, फिर भागेगा, फिर अंदर करवाना है, ग्राउंड बन जाएगा, जेल कम से भागेगा नहीं है और आके प्रोसीडिंग को अटेंड करेगा। देखो ऐसा होता है वकील को जब खामखा परेशान किया जाता है ना। एक वकील ने केस ले लिया मर्डर केस का, वो केस लड़ रहा है, कहेगा मैं एंड तक पूरा केस लड़ूंगा। अब उसको इतना परेशान कर देगा क्लाइंट, सर इंटरिम कराओ, सर इंटरिम कराओ, सर बाहर निकालो, सर बाहर निकालो, देखो सर वो आया था उसकी बेल 6 महीने में हो गई, सर वो आया था उसकी बेल 1 साल में हो गई, सर वो आया था उसकी बेल अभी हो गई। अबे अपने केस से मैच तो कर ले मामा, केस को मैच नहीं करना। जिसको तूने मारा उसके सर में तूने 2 गोलियां मारी हैं, सब कुछ एविडेंस भी है। जिनकी बेल हो गई उनके साथ में कनेक्ट करने के लिए एक सबूत तक नहीं था। तेरे साथ लास्ट सीन थ्योरी भी है कि लास्ट बार वो आदमी तेरे साथ ही देखा गया, उस आदमी का दूर दूर तक उससे कोई संबंध ही नहीं था। भाई केस को पढ़ना पड़ता है, सब केस को एक साथ लेके नहीं चल सकते, गधे और घोड़े सब एक भाव नहीं होते।
बिल्कुल सही। और यही मकसद है इस सीरीज का, देश का कानून अधिकार, क्योंकि यही हमारा मोटो है और यही हम जब से जानेंगे तो शायद देश बदलेगा। एंड मैं थैंक यू सो मच वीरेंद्र सर फॉर कमिंग। इट्स एन ऑनर टू हैव अ पॉडकास्ट ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। एंड आई होप जो हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं जनता तक वो पहुंचे, और आने वाले और एपिसोड में हम काफी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसे क्रूशियल टॉपिक्स को छेड़ेंगे कि जहां पर आप लोग भी अगर उस समस्या से जूझ रहे होंगे तो वहां पर आपको मदद जरूर मिलेगी। इस देश के जो देश का कानून जो सीरीज आपने बनाई ना, उसमें मैं तो ये बोलता हूँ जब भी अगला पॉडकास्ट आप कभी रखोगे तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है ना, उन कमेंट्स को नाम के साथ जरूर लेके आओ पॉडकास्ट में एब्सोल्युटली कि भाई ये सवाल इन्होंने पूछा था, उनका ये सवाल है। ताकि देखो होता क्या है ना, वो जब लिखते हैं ना, कमेंट में लिखते हैं तो उस कमेंट का जवाब भी दे पाए जरूरी नहीं है, पर हो सकता है सवाल उनका बहुत अच्छा हो, एब्सोल्युटली। और उसको अगर पॉडकास्ट में लाएंगे तो हो सकता है उसके सवाल से बहुत लोगों तक वो नॉलेज पहुंचे। एंड देखिए, जो भी लोगों की समस्या है कानून को लेके या कोई भी केस ऐसा कि जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, कमेंट कीजिए एंड हम जवाब पूरी देंगे कोशिश की करेंगे उनकी लिस्ट बना के वीरेंद्र सर से पूछे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे। जरूर देंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पर, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, देश का कानून और अधिकार। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।